नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं, बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, आइए सबसे पहले उनका करते हैं रुख, यानी कि इस वक्त की क्या है टॉप लाइन। तो छात्र आंदोलन में पाक एजेंट, छात्र आंदोलन में था आईएसआई एजेंट। पंजाब पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी और आतंकी मॉड्यूल यहां पर बेनकाब हुए। जंतर मंतर गए थे 8 आईएसआई एजेंट। आईएसआई साजिश का हुआ है यहां भांडाफोड़। क्या थे इस पूरी खबर के और अहम पहलू और एंगल आपको बताएंगे आज न्यूज पंच में। दूसरी टॉप लाइन, नहीं चलेगी कामिल फाजिल की डिग्री। उत्तर प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दे पाएंगे। यूपी सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लिया है। बड़ा फैसला है ये। किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है यूपी सरकार, आपको बताएंगे कैसे न्यूज पंच में। और आज की तीसरी टॉप लाइन, पीओजेके पर भारत का बयान, दवाई आवाम की आवाज। पीओजेके में चुनाव को भारत ने बताया पूरी तरह से दिखावा और बर्बरता पर पाकिस्तान को यहां पर दो टूक दिए। किस तरह से वहां पर मासूमों का खून बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, इस पर भी सवाल उठाए हैं भारत ने। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की अपनी सबसे पहली खबर के साथ। किस तरह से छात्र आंदोलन में आईएसआई एजेंट यहां पर सामने आ रहे हैं। पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक बार फिर पड़ोसी देश ने भारत में माहौल खराब करने की साजिश रची है और जो पूरा आतंकी मॉड्यूल है यहां पर बेनकाब हुआ है। जंतर मंतर में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान आईएसआई साजिश का भांडाफोड़ किया है पंजाब पुलिस ने। किस तरह से तार इसके जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक आतंकी साजिश की यहां पर कोशिश थी और उसके तार तोड़े हैं और इस साजिश का एक बार साजिश को पूरी तरह से खुलासा किया है। पंजाब पुलिस की भूमिका यहां पर सामने आई है और कैसे ये पूरी आतंकी साजिश को यहां पर कोशिश करने की प्रयास थी वो आपको बताते हैं। तो आतंकी साजिश पर यहां पर स्ट्राइक हुई है और अमृतसर में 2 आतंकी मॉड्यूल यहां पर बेनकाब हुए हैं। आईएसआई लिंक से जुड़े 2 मॉड्यूल का भांडाफोड़ यहां पर किया है पंजाब पुलिस ने। अमृतसर के पुलिस आयुक्त ने इस बारे में पूरी जानकारी दी और 9 गिरफ्तार हुए हैं। जंतर मंतर गए थे 8 आरोपी। उन छात्रों के बीच में आईएसआई एजेंट भी मौजूद थे। आरोपियों का इस्तेमाल सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी के लिए किया गया। अलग अलग जगह की उन्होंने रिकॉर्डिंग की और मामले में आगे की जांच भी इस वक्त की जा रही है। यानी कि पूरा मामले पर अब खास तौर पर पुलिस की नजर है कि किस तरह से एक बार फिर पड़ोसी देश ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास किया छात्रों के पीछे से। इस पूरे मामले में आतंकी साजिश पर स्ट्राइक यहां पर किया गया है। कैसे ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, कैसे आगे बढ़ रहा था, आपको समझाते हैं। तो पंजाब पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी और एक मॉड्यूल रेलवे ट्रैक के पास था जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और संवेदनशील गतिविधियों की निगरानी यहां पर की जा रही थी। पाकिस्तान से हैंडलर दे रहे थे निर्देश कि किस तरह से अंजाम दिया जाए। अशांति फैलाने की साजिश में शामिल थे और कोशिश थी कि पूरे छात्र आंदोलन में एक आतंकी मॉड्यूल को बढ़ावा देते हुए साजिश की जाए। पेट्रोल बम हमलों की साजिश का भी यहाँ पे आरोप लग रहा था कि भीड़ को उकसाने की बात हो जा रही है, पेट्रोल पंप दागने की बात हो रही है और पाकिस्तान से हैंडलर यहां पर निर्देश दे रहे थे कि जो आतंकी, जो आईएसआई एजेंट यहां पर मौजूद थे वो लगातार पाकिस्तान के हैंडलरों द्वारा के उनके साथ संपर्क में थे और वहां से उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, एजेंट्स दिए जा रहे थे। और क्या किस तरह से ये पूरा नापाक खेल जो है, एक बड़ी साजिश यहां पर फेल हुई है, आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है अमृतसर के पुलिस आयुक्त का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2 आईएसआई बैक्ड टेरर मॉड्यूल्स हमने बस्ट किए हैं और उसमें 9 आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। पहला जो मॉड्यूल है उसमें हमने वंश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था पहले। वो सारा मॉड्यूल जो आईएसआई बैक्ड और एक उनका हैंडलर था पाक बेस्ड, वो कैमरास की इंस्टॉलेशन का काम कर रहा था, स्पेशली रेल ट्रैक्स पे ऊपर, ताकि पब्लिक डिसऑर्डर
और कम्युनल डिसहार्मनी और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन सके। तो एक बड़ी साजिश को यहां पर पूरी तरह से फेल कर दिया है। गुरमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं गुरमीत का। गुरमीत, सबसे पहला सवाल ये कि बेहद बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है यहां पर पंजाब पुलिस ने। क्या कुछ और जानकारी इस वक्त मिल रही है? किस तरह से सीमा पार आकाओं से जुड़े हुए थे ये एजेंट? देखिए जया, सीधे तौर पर जो है ये आईएसआई के कुछ लोग थे जो कि आईएसआई के बिहाफ पर इन लोगों से कांटेक्ट किया करते थे और एक कांटेक्ट हुआ था सोशल मीडिया के जरिए। पुलिस का ये कहना है कि अलग अलग एप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें कि सिग्नल, जांगी, व्हाट्सएप, इनके जरिए ये लोग पहले टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज किया करते थे, उसके बाद वीडियो कॉल के जरिए ये आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लग गए और इसी दौरान ये तय हुआ कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, उसमें जाया जाए और वहां पर पेट्रोल बम से धमाका किया जाए ताकि वहां पर खलबली मच जाए और जनता अचानक से लोग एक इधर उधर भागने लगे और वहां पर जो है भीड़ जो है बेकाबू हो जाए। इस तरह की ये साजिश थी और इसी को लेकर जो है ये लोग जंतर मंतर पहुंचे थे और इसमें तकरीबन 8 लोग बताए जा रहे हैं जो जंतर मंतर पहुंचे थे, पेट्रोल बम साथ लेकर पहुंचे थे और अलग अलग एप्स के जरिए इन्हें ये बम तैयार करने की, असेंबल करने की और कहां पर टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और जब ये जंतर मंतर पर गुरमीत, आपको रोकना चाहेंगे। जितेंद्र सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे रुक करते हैं। महोदय, आपकी अनुमति से आज की सरस्वती कार्य सूची में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी के नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर खान मंत्रालय से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधि, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन और उपयोग, एक समीक्षा के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभापति पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 50 श्रीमती नीमूबेन बावणिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 15, 1 और 2 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण जो खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। तो लगातार बाधित होने के बाद एक बार फिर संसद की कार्रवाई की शुरुआत हुई और हम सोच सकते हैं विपक्ष अभी भी हंगामे की स्थिति में बना हुआ है, लगातार हंगामा कर रहा है संसद में। न्यूज पंच में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अंत में जब आपके पास होता है समय तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय, बड़ी बहस, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज पंच और खबर उत्तर प्रदेश से। मदरसा शिक्षा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा बदलाव ला रही है। अब यूपी के मदरसे BA और MA की डिग्री नहीं दे पाएंगे। मदरसों से निकलकर उच्च शिक्षा की चाहत रखने वाले छात्रों को अब सामान्य विश्वविद्यालयों में ही दाखिला लेना पड़ेगा, यानी कि बदलेगी मदरसा शिक्षा व्यवस्था। कामिल फाजिल डिग्री खत्म। और योगी सरकार का ये बड़ा फैसला कि अब मदरसा नहीं दे सकेंगे डिग्री, करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का
पालन, यानी कि पूरी तरह से मदरसा शिक्षा व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है यहाँ पर योगी सरकार। और किस तरह से अब कामिल फाजिल डिग्री खत्म होगी, यहाँ कामिल यानी कि ग्रेजुएशन और फाजिल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अब मदरसे नहीं दे पाएंगे। जो छात्र चाहते हैं कि वो उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ जाएं तो उन्हें नॉर्मल कॉलेजेस में ही जाना होगा। और आइए, नहीं चलेगी मदरसा डिग्री, इस पर आगे हम बात करते हैं किस तरह से अब बदलेगी मदरसा शिक्षा व्यवस्था। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है और अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी मिल गई है। किस तरह से मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 की यहां पर बात कर रहे हैं कि अब उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है, संशोधन है। कामिल फाजिल डिग्री अब खत्म होगी, मदरसे नहीं दे पाएंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको डिग्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बदलाव आया है और यूपी के मदरसे अब नहीं दे सकेंगे इस तरह की डिग्रियां, सिर्फ 12वीं तक की डिग्री देने की ही उन्हें अब इजाजत होगी। आगे बात करते हैं कि कैसे योगी सरकार का रुख यहां पर साफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात हुई है। नवंबर 2024 में दिया गया था यह फैसला और उसके बाद योगी सरकार ने अपने इस फैसले का रुख साफ कर दिया है। योगी सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है मदरसा शिक्षा व्यवस्था में और उसी के चलते यह फैसला यहां पर लिया गया है। स्कूली शिक्षा मदरसों का उद्देश्य है, ऐसे में विश्वविद्यालय स्तर तक डिग्री देना अब मदरसे नहीं दे पाएंगे। साफ कर दिया योगी सरकार ने कि अब आप कॉलेज लेवल डिग्री नहीं दे पाएंगे और यह गलत है कि आप विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री दे रहे हैं। ऐसे में यूजीसी अधिनियम के विपरीत है ये, जो आपकी मौजूदा जो व्यवस्था वहां पे थी। उच्च शिक्षा में आएगी पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी की बात यहां पर हो रही है और उस लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला, यानी कि अब जो मदरसे हैं वो सिर्फ 12वीं तक की ही डिग्री दे पाएंगे, तक का सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो क्या था सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आपको ये भी बता देते हैं। अंजुम कादरी वर्सेस भारत संघ मामला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। मदरसा एक्ट की वैधता यहां पर बरकरार रखी गई है, लेकिन उच्च शिक्षा डिग्रियां बांटना मदरसे द्वारा ये पूरी तरह से गलत है। कामिल फाजिल डिग्रियां असंवैधानिक है और यूजीसी को ही हायर डिग्री का देने का अधिकार है। ऐसे में सिर्फ 12वीं तक दे सकेंगे शिक्षा की डिग्री या सर्टिफिकेट मदरसे और अल्पसंख्यकों को भी अधिकार जो है उनका सुरक्षित रखने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में की थी। आप पढ़ाइए, 12वीं तक पढ़ाइए, 12वीं तक का सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा यानी कि हायर एजुकेशन की जब बात होती है तो मदरसे अब डिग्री नहीं दे पाएंगे। आइए इस खबर को और समझते हैं। रामेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, किस तरह से योगी सरकार ने जो ये बड़ा बदलाव ये मदरसा शिक्षा व्यवस्था में लेके आए हैं, किस तरह से जमीनी स्तर पे इसका असर देखने को मिलेगा और क्या है इसकी और बारीकियां? देखिए, ये जो पूरी योगी सरकार का फैसला है सुप्रीम कोर्ट से के अधीन है। एक तरीके से देखा जाए, हाई कोर्ट ने जो मदरसे की वैधता है उसको भी समाप्त कर दिया था और जो मुस्लिम पक्ष है ये लेकर के गया था कि मदरसे को वैध माना जाए, तो उसके सिर्फ मदरसों को तो वैध माना, लेकिन जो कालिम और फाजिल की डिग्री है, जो बीए और एमए की डिग्री मानी जाती है, उस पर उन्होंने रोक लगा दी, कहा कि ये नहीं हो सकता है। दूसरा, जो कालिम फाजिल और बीए और एमए की डिग्री है उसमें अरबी, फारसी और दीनियत तालीम दी जाती है। देखिए, मदरसों का जो स्थापना हुई है वो दीनी तालीम देने के लिए हुई थी और अगर हायर एजुकेशन की डिग्री देने लगेंगे, लोग नौकरियों में जाने लगेंगे तो एक चुनौती आएगी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए यूजीसी की मान्यता होनी चाहिए, कोई शिक्षा बोर्ड आपको संचालित कर रहा हो, वो दोनों नहीं है, तो ऐसे में आप ये दोनों डिग्रियां नहीं दे सकते। बिल्कुल, तो यहां पर जो हायर एजुकेशन की बात होती है यानी कि बीएमए की डिग्री नहीं दे सकते अब मदरसे, कब तक की जमीनी इस पर ग्राउंड जीरो पर इसको लागू करते हुए देखेंगे और किस तरह से प्रतिक्रिया वहां से भी सामने आ रही है और खासतौर पर छात्रों को लेकर भी किस तरह से उनको ये जानकारी दी जा रही कि भाई अब आपको 12वीं तक यहां तक डिग्री मिलेगी और उसके आगे आपको अच्छे कॉलेजेस या स्कूल के अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का रुख करना होगा। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, दोनों लोगों ने कहा था कि ये जो दीनी तालीम है इसमें विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, बाकी शिक्षा साथ चले और मदरसों को उस दायरे में लाया गया उत्तर प्रदेश में। और मदरसों में कई चीजें हैं, जैसे मदरसों में मदरसों की जांच हो रही कि कितने मदरसे, लगभग 16,000 से अधिक मदरसे मान्यता प्राप्त है और 8,000 से अधिक जो मदरसे हैं तो उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का फंड इन्वॉल्व होता है, उनको पैसा दिया जाता है। तो वो मदरसे कालिम और फाजिल की डिग्री दे रहे थे तो उसको रोका गया। आप देखिए, अगर यूजीसी के मापदंड के आधार पर
देखा जाए तो कालिम और फाजिल की डिग्री लेकर के करेंगे क्या ये लोग, कहाँ जाएंगे, उस एजुकेशन के क्या फायदे देश को होंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है सरकार ने उसको फॉलो किया और उसको लागू किया है। कुल इतना है। हालांकि रिएक्शन आए हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए रिएक्शन थोड़ा सा दबे कुचले आए हुए हैं। हाँ, भाजपा के लोगों ने जरूर कहा कि इस मदरसे की शिक्षा के कोई मायने नहीं है, इससे निकलने वाले बच्चे राशिद की तरफ नहीं जाते हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। इस तरीके के बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में फैसला है, इसलिए इस पर कोई बड़ी राजनीति होगी वो नहीं दिख रही, लेकिन इम्पैक्ट इसका बड़ा पड़ेगा। बिल्कुल। और रामेंद्र, ऐसे में पिछले कुछ समय से हम ये भी कोशिश देख रहे थे, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर भी एक लगाम कसने की कोशिश यहाँ पर योगी सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन गैर लगाम कसने की बात नहीं है। देखिए, नेपाल बॉर्डर पर जितने गैर जो मान्यता प्राप्त मदरसे बना दिए गए, उनको तोड़ा गया, उनके फंड कहाँ से आया, फंड की भी जांच यहाँ एसटीएफ और कर रही है कि कैसे फंड कहाँ से आ रहा, किन क्षेत्रों में और सरकारी भूमि पर किस तरह मदरसे बनाए जा रहे हैं, इसका आकलन उन्होंने सरकार ने किया कि नेपाल बॉर्डर पर क्यों इतने मदरसे बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम एरियाज में सरकारी जमीनों पर कैसे मदरसे बने, उनको तोड़ा भी गया है। तो ये तमाम कार्रवाई चल रही है, यानी जो कुछ होगा वो नियम के अनुसार होगा, नियम विरुद्ध उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा, ये लगभग तय हो गया है। बिल्कुल। और रामेंद्र, यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उनको भी सुरक्षित रखते हुए कैसे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा के दम पर गुमराह ना किया जाए, ये मेरे ख्याल से योगी सरकार की प्राथमिकता है। कैसे इसको जमीन पर उतारा जा रहा है? जया, जो मदरसे हैं उनमें पहले से ही ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुसार उनको गवर्न कीजिए, दीनी तालीम आप दीजिए, लेकिन मैथ, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट भी आप पढ़ाइए, जिससे निकलने वाला बच्चा केवल छोटे छोटे काम न करे और राष्ट्र में जाए। आप समझिए कि मुस्लिमों के जो लिए यहाँ कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं या आईएएस की कोचिंग चल रही हैं, उनसे अच्छे बच्चे निकल करके गए, उन्हें आईएएस में सिलेक्शन हो रहा, पीसीएस में हो रहा, अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल मदरसा ही एक विकल्प है, तमाम विकल्प हैं जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दे रखा है। अगर उस तरफ जाएंगे तो कोई संकट नहीं आने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला और जो मदरसा शिक्षा व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से यहाँ पर बदलाव करने का प्रयास। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करें तो कैसे POJK यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, जनता महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की कीमतों के खिलाफ आवाज उठा रही है। प्रदर्शनों के दौरान झड़पें और गोलीबारी में कई नागरिकों के हताहत होने की खबरें आई हैं। और वहीं आप करा रहे हैं चुनाव, यानी कि पाक की जवाबदेही यहां पर तय हो। POJK में जो चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह से दिखावा है। भारत सरकार ने इस पे दो टूक किया है और पाकिस्तान पे एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि कैसे वो आवाम की आवाज को दबा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आवाज उठाई है कि कैसे पाकिस्तान की जवाबदेही अब तय हो। जी हां, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैसे उसमें सिर्फ दिखावा देखने की बात हो रही है, कैसे POJK में चुनाव नहीं सिर्फ दिखावा हो रहा है। इसको लेकर यहां पर भारत सरकार की दो टूक सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान को दिखाया है आईना कि कैसे वो POJK में चुनाव कर साजिश को अंजाम दे रहा है। मानवाधिकार का लगातार वहां हनन हो रहा है, इसका आरोप लगाया है। और कैसे गोलियां चलाकर जनता का दमन हो रहा है। सीधे रुख करते हैं लोकसभा में किरण रिजिजू इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। किया गया, हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, BSC ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने
नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अगर सदन को चलने दें तो सदन में हर विषय पर चर्चा करनी दें। ये नहीं, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी, ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही इज नॉट इनफ कैपेबल टू जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये शाम ये नहीं, वर्षा आप कृपया इसको बिल को खाली करें। आपको नहीं, आखिर जब बिल खाली करेंगे, नहीं हम बिल्कुल समय देंगे, लेकिन जब आप संसदीय कार्य मंत्री की बात माने। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो विपक्ष के हंगामे के चलते एक बार फिर संसद की कार्रवाई यहां पर स्थगित कर दी गई। लगातार अपील की जा रही है विपक्ष से कि आप संसद को चलने दें। चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इस वक्त संसद में लगातार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार ने इस बात को साफ कर दिया कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष आए, संसद में चर्चा करे, अपने मुद्दे उठाए और सरकार उस पर जवाब देगी। लेकिन लगातार जिस तरह से रवैया सामने आ रहा है विपक्ष का, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लगातार उनसे अपील की जा रही है कि आप वेल खाली कीजिए, अपनी जगह पर जाइए, लेकिन वेल में आकर लगातार वो नारेबाजी कर रही है और किसी भी तरह का कोई भी कार्य होने नहीं दे रही। बेहद महत्वपूर्ण है ये मॉनसून सत्र और जिसमें अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। बेहद महत्वपूर्ण बिल को पेश करना था, पारित करना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते बेहद मूल्यवान समय लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार हंगामा जारी है और विपक्ष ना काम कर रहा है ना करने दे रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरह से सदन में इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर अपील की कि आप संसद में चर्चा करें, अपने मुद्दे उठाएं, उसके बाद लेकिन इसके बावजूद विपक्ष किसी की सुनने को तैयार नहीं और लगातार जो विरोध है, जो हंगामा है वो जारी है और एक बार फिर यहाँ पर जो कार्यवाही है उसे स्थगित करना पड़ा। लोकसभा, राज्यसभा। और आइए हम बात कर रहे थे इस वक्त किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, गोलियां चलाकर जनता का दमन हो रहा है और भारत सरकार ने इस पे बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई है कि कैसे हिंसा से दबाई जा रही है वहां पर आम मासूमों की आवाज। हिंसा, गोलियों से जन संतोष का जवाब नहीं है और ऐसे में वहां पर लोकल चुनाव करा के किस तरह से कौन से सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है आखिर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पीओजे में जिस तरह से जन आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसे में शोषण के खिलाफ जिस तरह से जनता का गुस्सा इस वक्त निकल कर आ रहा है, ऐसे में इसकी जवाबदेही बनती है। आखिर पाकिस्तान कौन से सच को छुपाना चाह रहा है। और यहाँ पर साफ तौर पे आपको बता दें कि अब तक करीबन 90 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, यानी कि ये वो मासूम है, ये वो आमजन है जिनको गोलियों से भून दिया गया और यहाँ पर पाकिस्तान सरकार की किसी भी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। आपको बताएं कि भारत सरकार ने वहां हो रहे हिंसक घटनाओं की निंदा की है और हालिया चुनावी प्रक्रिया को जमीनी सच्चाई छिपाने का दिखावा बताया है। भारत का कड़ा रुख है, पीओजे के चुनाव सिर्फ दिखावा है और पाक सेना का दमनकारी रवैया है जिसको अब खुल के सामने आना चाहिए। क्या कुछ कहा है भारत सरकार के प्रवक्ता ने, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें
करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। अखिलेश सुमन का इस वक्त रुख करेंगे। अखिलेश, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना किस तरह से बर्बरता ढा रही है आम जनों पर। क्या कुछ जमीनी स्तर पर इस वक्त हकीकत है? किस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आनी चाहिए और पाकिस्तान की जवाबदेही बननी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे 2 चरण के चुनाव पीओजे में संपन्न हुए हैं। उन्होंने 27 जुलाई को उन्होंने एक चरण का किया, दूसरे चरण का चुनाव उन्होंने 2 अगस्त को किया और तीसरे चरण का चुनाव वो 10 अगस्त तक करने वाले हैं। लेकिन सबसे त्रासदी की बात ये रही कि चुनाव चल रहे थे और उसके बीच में सैनिक हिंसा जारी थी। उसे एक हत्याकांड की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के लोग मांग कर रहे थे, बेसिक मुद्दों की मांग कर रहे थे, आटे के मूल्य को कम करने की मांग कर रहे थे, सिंचाई के पानी की मांग कर रहे थे, ये सारे जो है बहुत ही मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसको कि पूरा करने के लिए वो पाकिस्तान की सरकार से मांग कर रहे थे और इसके बदले उन्हें गोली दिया जा रहा था। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो उनकी तुलना दुश्मन से कर दी कि वो दुश्मन है जो पीओके में है, वो ऐसे ही दुश्मन है जैसे भारत हमारा दुश्मन है। तो इस तरह की तुलना करना और उसके साथ साथ चुनाव कराना निश्चित तौर पर एक बहुत ही त्रासद और हास्यास्पद स्थिति है। देखिए, वहाँ की पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई ने उस चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। जो पीपुल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसने आरोप लगाया है कि पीएमएल नवाज की जो पार्टी है उसने बड़े पैमाने पर धांधली की है और ये धांधली पाकिस्तान की सेना के इशारे पर की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक महज दिखावा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान के इस इलाके में भी चुनाव होता है और इसलिए भारत ने अपील की है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कि वो पाकिस्तान की इन हरकतों को ध्यान दे और वहाँ जो मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों की हत्या हो रही है उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अभी तक के आंकड़े आधिकारिक तौर पे हमें मिले हैं वो है कि जून से लेकर अभी तक तकरीबन 90 जो पीओजे में रहने वाले लोग हैं उनके अनधिकृत कब्जे में, उसमें कम से कम 90 लोगों की हत्या हुई है पाकिस्तान के सेना के हाथों और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। कई लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, इलाके छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। तो वहाँ का इंटरनेट पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन से आप बात नहीं कर सकते, मैसेजिंग नहीं कर सकते, तो सारा पूरा जीवन ठप पड़ा हुआ है। और इस बीच में वो फर्जी तौर पे वो चुनाव कराना चाह रहे हैं और ये दम भरना चाहते हैं। तो इसीलिए पूरे देश की जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम, वो बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर दिखावे की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन इतना इंटरनेट ठप करने के बाद भी, इतने लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी तस्वीरें सभी के सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो बेनकाब होता हुआ साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।